दोस्तों, कल्पना कीजिए, हिंद महासागर की शांत लहरों के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में भारत की एक परमाणु पनडुब्बी बिना किसी शोर के अपने मिशन पर निकलती है। दुनिया के सबसे आधुनिक सैटेलाइट, सबसे ताकतवर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और दुश्मन देशों की सबसे एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम्स भी उसकी हरकत का पता नहीं लगा पाती। और फिर अगर भारत पर कभी परमाणु हमला होता है तो यही पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों से ऐसा जवाब दे सकती है जो दुश्मन की पूरी रणनीति बदल दे। यही वजह है कि चीन की नजरें आज भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट पर टिकी हुई हैं जिसके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है। इस प्रोजेक्ट का नाम है INS वर्षा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नेवल बेस है या फिर हिंद महासागर में भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर? और आखिर चीन इस प्रोजेक्ट को इतनी गंभीरता से क्यों देख रहा है? आज की वीडियो में हम केवल खबर नहीं जानेंगे, बल्कि समझेंगे कि कैसे समुद्र की गहराइयों में शुरू हुई यह तैयारी आने वाले वर्षों में पूरे इंडो पैसिफिक की शक्ति संतुलन को बदल सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। पहले हमारा फोकस मुख्य रूप से सीमाओं की सुरक्षा पर था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत केवल अपनी जमीन की रक्षा नहीं करना चाहता, बल्कि हिंद महासागर में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस भी लगातार मजबूत कर रहा है। इसका कारण भी बिल्कुल साफ है। दुनिया का बड़ा हिस्सा जिस व्यापार पर चलता है, उसका महत्वपूर्ण मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरता है। एनर्जी सप्लाई, ग्लोबल ट्रेड और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, इन सब की धड़कन इसी समुद्री क्षेत्र में बसती है। यानी जो हिंद महासागर को नियंत्रित करेगा, वह आने वाले समय की जियोपॉलिटिक्स में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। इसी सोच के साथ भारत तैयार कर रहा है अपना सबसे आधुनिक अंडरग्राउंड नेवल बेस INS वर्षा। क्या है INS वर्षा? आंध्र प्रदेश के तट पर बनाया जा रहा INS वर्षा भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। ये कोई साधारण नवाल बेस नहीं है। इसे खास तौर पर भारत की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया जा रहा है। सबसे बड़ी खासियत इसका अंडरग्राउंड डिजाइन है, यानी पनडुब्बियां सुरक्षित सुरंगों के माध्यम से सीधे समुद्र तक पहुंच सकेंगी, बिना बार बार सरफेस पर आए और बिना आसानी से सैटेलाइट सर्वेलेंस की नजर में आए। युद्ध के समय यही क्षमता किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि अगर दुश्मन आपकी परमाणु पनडुब्बियों का स्थान ही नहीं जान पाए तो वह उन्हें पहले हमले में नष्ट भी नहीं कर सकता। यहीं से शुरू होती है एक मजबूत न्यूक्लियर डिटरेंस। चीन आखिर क्यों चिंतित है? दिलचस्प बात यह है, चीन ने सार्वजनिक रूप से INS वर्षा पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन उसकी गतिविधियां कुछ और कहानी कहती हैं। जब भी इंडो पैसिफिक में किसी बड़े सैन्य प्रोजेक्ट की बात होती है, चीन अक्सर यही कहता है कि क्षेत्र का मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन इस परियोजना पर लगातार नजर बनाए हुए है और उसके पीछे एक बड़ा कारण है भारत की परमाणु पनडुब्बियां। भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर किसी देश के पास ऐसी पनडुब्बियां मौजूद हों जो समुद्र में लंबे समय तक छिपी रह सके, तो उस देश की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना मजबूत हो जाती है। यानी अगर पहला हमला झेल भी लिया जाए तो जवाबी हमला फिर भी संभव रहेगा। यही किसी भी परमाणु शक्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। असली ताकत सिर्फ बेस नहीं, मिसाइल्स हैं, लेकिन केवल अंडरग्राउंड बेस बना लेने से तस्वीर पूरी नहीं बदलती। किसी भी परमाणु पनडुब्बी की असली ताकत उसके हथियार तय करते हैं। फिलहाल भारत के पास K-15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। इसकी मारक क्षमता लगभग 700 किलोमीटर बताई जाती है। इसका मतलब अगर किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को निशाना बनाना हो तो भारतीय पनडुब्बियों को दुश्मन के काफी करीब जाना पड़ सकता है और यही जोखिम बढ़ा देता है। लेकिन यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। भारत लगातार लंबी दूरी की मिसाइलों पर काम कर रहा है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा K4 और भविष्य की K5 मिसाइलों की होती है। बताया जाता है कि K4 की मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर ऐसी क्षमता पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाती है तो भारतीय पनडुब्बियों को दुश्मन के तट के करीब जाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। वे बंगाल की खाड़ी जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रों से ही दूर स्थित रणनीतिक लक्ष्यों तक पहुंच बना सकेंगी। यही बदलाव INS वर्षा की वास्तविक स्ट्रेटेजिक वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। बंगाल की खाड़ी क्यों बन रही है इतनी महत्वपूर्ण? दोस्तों, जब भी भारत और चीन की समुद्री प्रतिस्पर्धा की बात होती है तो अधिकतर लोगों का ध्यान साउथ चाइना सी की तरफ चला जाता है, लेकिन भारत के लिए वास्तविक रणनीतिक महत्व बंगाल की खाड़ी का है। यहीं से भारत अपनी समुद्री निगरानी
पनडुब्बी संचालन और पूर्वी समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। अगर भविष्य में लंबी दूरी की मिसाइलें और नई परमाणु पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल होती हैं, तो बंगाल की खाड़ी केवल एक समुद्री क्षेत्र नहीं रहेगी, बल्कि भारत की न्यूक्लियर डिटेरेंस स्ट्रेटेजी का केंद्र बन सकती है। लेकिन चीन भी चुप नहीं बैठा है। अगर आपको लगता है कि केवल भारत ही अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है, तो तस्वीर अधूरी होगी। चीन भी पिछले कई वर्षों से हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। उसके सर्वे शिप्स, ट्रैकिंग शिप्स और रिसर्च वेसल्स नियमित रूप से इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। आधिकारिक तौर पर इनका उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययन बताया जाता है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी गतिविधियां भविष्य में अंडर वाटर सर्वेलेंस और सबमरीन ट्रैकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा म्यांमार के क्याओकफ्यू बंदरगाह को भी कई विशेषज्ञ रणनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण मानते हैं। आधिकारिक रूप से ये एक कमर्शियल पोर्ट है, लेकिन भविष्य में इसकी उपयोगिता लॉजिस्टिक्स और नेवल सपोर्ट के रूप में कितनी बढ़ सकती है, इस पर लगातार चर्चा होती रही है। यानी हिंद महासागर अब केवल व्यापार का समुद्र नहीं रहा, ये आने वाले समय की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का मैदान बन चुका है। तो क्या आईएनएस वर्षा वास्तव में भारत की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाई देगा, या फिर चीन अपनी बढ़ती नौसैनिक ताकत से इस बढ़त को संतुलित कर देगा? इसी बीच भारत ने एक और ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत में बने राडार सिस्टम्स अब केवल भारतीय सेनाओं की ताकत नहीं रहे, बल्कि दुनिया के कई देशों की पसंद बनते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है यूक्रेन। आखिर युद्ध के बीच यूक्रेन तक भारतीय राडार कैसे पहुंचे, और क्यों दुनिया अब भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी पर पहले से ज्यादा भरोसा जता रही है? क्या भारतीय राडार अब दुनिया की नई पसंद बन रहे हैं? दोस्तों, अगर आज से 10 साल पहले कोई कहता कि दुनिया के कई देश भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन में लगेंगे, तो शायद बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत अब केवल दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे एक भरोसेमंद डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। मिसाइल्स, आर्टिलरी सिस्टम्स, वॉरशिप्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, आर्मोर्ड व्हीकल्स और अब रेडार सिस्टम्स। यानी भारत केवल हथियार नहीं बना रहा, बल्कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहा है जो आधुनिक युद्ध का पूरा समीकरण बदल सकती हैं। और इसी बीच पूर्व डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत का एक बयान चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने बताया कि भारत में विकसित राडार सिस्टम्स अब दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुके हैं। इन देशों में म्यांमार, कैमरून, मिस्र, आर्मेनिया, लाइबेरिया और सबसे चौंकाने वाला नाम यूक्रेन। यहीं से यह खबर केवल डिफेंस एक्सपोर्ट की नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स की भी बन जाती है। यूक्रेन का नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध को देख रही है। इस युद्ध ने एक बात साफ कर दी कि आधुनिक युद्ध केवल टैंक और लड़ाकू विमानों से नहीं जीते जाते। आज युद्ध जीतने के लिए इंफॉर्मेशन, सर्विलेंस, अर्ली वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और राडार टेक्नोलॉजी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है जितनी किसी मिसाइल की मारक क्षमता। यही कारण है कि जब डॉक्टर समीर कामत ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन का नाम लिया, तो डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान तुरंत इस बयान पर गया। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि भारत ने कौन सा राडार भेजा, कब भेजा और किस एग्रीमेंट के तहत उसकी आपूर्ति हुई। यानी इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर भविष्य में इसकी पुष्टि होती है, तो इसका मतलब होगा कि भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्रों में भी भरोसेमंद मानी जा रही है। ये केवल एक्सपोर्ट नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी विश्वसनीयता का संकेत होगा। स्वाति राडार आखिर इतना खास क्यों है? अगर भारतीय राडार की बात हो, तो सबसे पहले जिस सिस्टम का नाम सामने आता है वो है स्वाति वेपन लोकेटिंग राडार। इसका विकास DRDO ने किया और इसका निर्माण BL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करती है। लेकिन ये राडार करता क्या है? कल्पना कीजिए, दुश्मन ने आपकी सेना पर रॉकेट, मोटार या आर्टिलरी शेल दागा। सामान्य स्थिति में आप केवल विस्फोट देख पाएंगे, लेकिन स्वाति राडार कुछ ही सेकंड में यह पता लगा सकता है कि हमला किस दिशा से हुआ, किस स्थान से हुआ और कितनी दूरी से किया गया। यानी यह केवल आने वाले खतरे को नहीं पहचानता, बल्कि दुश्मन के फायर पोजीशन का भी अनुमान लगाने में मदद करता है। युद्ध के दौरान काउंटर बैटरी फायर के लिए यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी वजह से भारत पहले भी इस राडार का निर्यात आर्मेनिया
को कर चुका है। दुनिया भारत पर भरोसा क्यों कर रही है? दोस्तों, सवाल केवल इतना नहीं है कि भारत कितने हथियार बेच रहा है। असली सवाल ये है कि दुनिया भारतीय डिफेंस सिस्टम्स खरीद क्यों रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, भारत अपेक्षाकृत कम लागत में आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। दूसरा, भारत किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनकर हथियार बेचने की नीति नहीं अपनाता। कई देश जो बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, वे भारत को एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर के रूप में देखते हैं। तीसरा, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री लगातार मैच्योर हो रही है। अब भारत केवल लाइसेंस प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहा है। यही बदलाव भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत बना रहा है। लेकिन एक जरूरी बात दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी का सार्वजनिक बयान और किसी डिफेंस डील की आधिकारिक सरकारी पुष्टि दो अलग अलग बातें होती हैं। इस समय यूक्रेन, मिस्र, कैमरून और लाइबेरिया को कौन से रडार सिस्टम्स दिए गए, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसीलिए इन देशों के संदर्भ में अभी सावधानी के साथ ही निष्कर्ष निकालना उचित होगा। डिफेंस सेक्टर में कई समझौते सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किए जाते और कई बार आधिकारिक पुष्टि काफी समय बाद सामने आती है। भारत का बड़ा लक्ष्य क्या है? अगर पिछले कुछ वर्षों को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है। भारत का लक्ष्य केवल अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया के प्रमुख डिफेंस एक्सपोर्टर्स में अपनी जगह बनाना भी है। मिसाइल्स, वॉरशिप्स, आर्टिलरी गन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, ड्रोन्स, राडार्स और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिफेंस सिस्टम्स। यही वे क्षेत्र है जहां भारत लगातार निवेश कर रहा है। यानी मेक इन इंडिया अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, आज की दोनों खबरें पहली नजर में भले ही अलग अलग दिखाई देती हों, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाली एक ही कड़ी है। भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। एक तरफ आईएनएस वर्षा भारत की समुद्री न्यूक्लियर डिटरेंस को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, तो दूसरी तरफ भारतीय राडार सिस्टम्स का वैश्विक स्तर पर पहुंचना यह दिखाता है कि भारत अब केवल अपनी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया का भरोसेमंद साझेदार बनने की ओर भी बढ़ रहा है। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि भारत ने समुद्री शक्ति या डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में चीन या अन्य बड़ी शक्तियों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां आने वाले वर्षों में उसकी भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को अपने अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम्स का एक्सपोर्ट और तेजी से बढ़ाना चाहिए, या फिर ऐसी तकनीकों को मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा के लिए ही सुरक्षित रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही गहराई से विश्लेषण करने वाली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। मैं रविश कुमार, आप देख रहे हैं रविश के संवाद। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक और नई रोचक और गहराई से विश्लेषण की गई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।